ना देखिए 76 साल की औरत है, ठीक है, और उसको वज़न है 50 किलोग्राम्स, और एक्सीजन ऑफ द लाइपोमा उसका होने वाला है, ठीक है ना, और फोरहेड पे उसका एक लाइपोमा है, ठीक है। अब एक सीनियर हाउस ऑफिसर है, ठीक है ना, वो परफॉर्म कर रहा है ये एक्सीजन, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। एडमिनिस्टर वो फिर इस काम के लिए क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है 30 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन, ठीक है ना। तो थोड़ी देर में फिर उसका जो छोटा मोटा जो ऑपरेशन है वो उसमें ब्लीडिंग और हो जाती है, और पेशेंट कहता है कि यार डिस्कम्फर्ट हो रही है मुझे। तो फिर हाउस ऑफिसर क्या करता है, मजीद 10 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन ऐड करता है। जब ऐड करता है ना, फिर थोड़ी देर में पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को टिनाइटिस और ड्राउजीनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब जब ड्राउजीनेस और टिनाइटिस स्टार्ट होता है तो हमें हाउस ऑफिसर को कौन सी ऐसी ड्रग देनी चाहिए ये कि इसके ये जो सिम्टम्स हैं ये ओवरकम हो, ठीक है। विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेट, इसमें देखो टीमाजिपाम है, लोडाजिपाम है, नेलोक्सोन है, इंट्रालिपिड 20% है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हमारा आंसर जो है ना वो है इंट्रालिपिड 20%, याद रखें। लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी, इसको मैं LAT कहूँगा अभी से MCQ के लिए। लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है इंट्रालिपिड 20%, याद रखें। जब भी सेफ डोज को एक्सीड किया जाए लोकल एनेस्थेटिक की, तो फिर क्या होते हैं, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं टॉक्सिसिटी के, ठीक है ना, याद रखें। जब सिम्टम्स टॉक्सिसिटी के आ जाए तो फिर हमें इंट्रालिपिड उसकी 20% इंट्रालिपिड ट्रीटमेंट है, ठीक है। ठीक है ना। तो इस केस में हमारे जो सीनियर HO ने क्या किया, सेफ डोज को एक्सीड कर लिया, ठीक है, एक्सीड कर लिया तो सिम्टम्स आ गए। अब देखिए टॉक्सिसिटी की बात करें ना, किसकी टॉक्सिसिटी, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी की बात करें तो देखें, एक तो होती है एक्सीडेंटल IV पुश हो जाए, ठीक है ना, IV में पुश तो नहीं हो जाए, बहरहाल पुश एक अलग वर्ड है, अच्छा। एक्सीडेंटल IV इंजेक्शन लग जाए, फॉर एग्जांपल पेशेंट है इधर, सपोज सर में या कहीं भी इस तरह का कोई इंसिजन ड्रेनेज करने के लिए वो ऐसे उसके अराउंड एरिया के अराउंड इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन गलती से उधर कोई आर्टरी है उसमें लग जाए, तो इस तरह क्या होता है, वैसे डोज करेक्ट भी हो तो भी रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो जाती है इसमें, ठीक है ना। डोज यूजुअली डोज करेक्ट होती है मोस्टली, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा मेथड है टॉक्सिसिटी का, एक्सेसिव डोजेज, जैसा कि यही हमारा MCQ में है कि एक बार हो रहा इंजेक्शन दिया, फिर थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हुई तो फिर दूसरा इंजेक्शन दिया, ठीक है ना। तो इस तरह जो है एक्सेसिव डोजेज हो तो इसका होता है स्लो ऑनसेट होता है, लेकिन ये IV तो नहीं होती ना, ठीक है ना, ये IM ही होती है, लेकिन स्लो ऑनसेट होती है और एक्सेसिव होती है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये तरीका होता है, इसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो हैं ये असल में देखें, इनके बारे में एक पॉइंट बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है ये पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर ना मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट डालते हैं, और ऑल्सो CNS और हार्ट के जो एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स हैं ना उन पे भी ये एक्ट करते हैं, याद रखें। ठीक है ना। तो देखें CNS में जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनहिबिटरी CNS के इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, इनको ये लोकल एनेस्थेटिक्स सुप्रेस करने की सलाहियत रखते हैं एज बिफोर द सेंट्रल वंस। ये लिखा हुआ है कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ऑफ द CNS आर सुप्रेस्ड बिफोर द सेंट्रल वंस, ये लिखा हुआ है बिफोर द सेंट्रल वंस, ये इसमें लिखा हुआ है। तो फिर इसीलिए क्या होता है, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट, मतलब हमने क्या कहा कि जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं दीज क्या करते हैं, ये दे सुप्रेस इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ऑफ द CNS बिफोर द सेंट्रल वंस। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट देर इज टिनाइटिस एंड सर्कमोरल पेरेस्थीसिया, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, शुरू में टिनाइटिस और सर्कमोरल पेरेस्थीसिया होगा, लेकिन उसके बाद फॉलिंग GCS के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे और कोमा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। GCS फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और कोमा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी को आप कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहले तो आप स्टॉप करेंगे उस एनेस्थेटिक को, ठीक है, फिर हाई फ्लो 100% ऑक्सीजन देंगे वाया फेस मास्क, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे साथ साथ, ठीक है, हो सकता है फिर ECG की ज़रूरत भी पड़ जाए, ठीक है ना। कार्डियोवेस्कुलर मॉनिटरिंग बहरहाल करेंगे आप, ठीक है। एडमिनिस्टर करेंगे लिपिड इमल्शन को, यही हमारा आंसर है, इंट्रालिपिड 20% इज कॉल्ड लिपिड इमल्शन, ठीक है। अब इसकी रेट क्या होगी, एडमिनिस्टर लिपिड इमल्शन एट 1.5 ml पर kg ओवर 1 मिनट का बोलस देंगे, ठीक है ना। उसको देन कंसीडर लिपिड इमल्शन इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे 8.25 ml पर kg पर मिनट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, ठीक है ना। अगर सेफ डोज की बात की जाए ना तो देखें 10 ml ऑफ 1% लिग्नोकेन कंटेन्स 100 mg ऑफ द ड्रग, ठीक है ना, 100 mg of the drug. This would constitute 70%
ऑफ मैक्सिमम सेफ डोज इन 50 kg ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। इस हिसाब से अप टू 7 mg पर kg 7 mg पर kg कैन बी एडमिनिस्टर्ड इफ एडिड एड्रीनलिन, ठीक है ना। ये सेफ डोज है इसकी, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि डोजेज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स की बात की जाए तो एजेंट, डोज प्लेन और डोज विद एड्रीनलिन, ठीक है ना। देखें अगर लिग्नोकेन है तो 3 mg पर kg, हम प्लेन है प्लेन 3 mg पर kg, ठीक है, सेफ डोज है, ठीक है ना। अगर एड्रीनलिन ऐड करें तो 7 mg पर kg होगा। बुपिवाकेन 2 mg पर kg और एड्रीनलिन ऐड करें तो भी 2 mg पर kg, B2, ठीक है, B इज इक्वल टू 2 ना, ठीक है। इसी तरह ट्राइलोकेन 6 mg पर kg, अगर एडिट एड्रेनलिन तो 9 mg पर kg, ठीक है ना। याद रखें दीज आर गाइड ओनली एज एक्चुअल डोजेज डिपेंड ऑन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। गाइड ओनली हैं ये ड्रग्स, लेकिन एक्चुअल डोजेज डिपेंड ऑन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टिश्यू वेस्कुलरिटी एंड क्या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टिश्यू वेस्कुलरिटी एंड कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखें ए पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ईआर लाया गया है वो पेशेंट को, और ईआर में क्या हुआ उसको असल में हुआ था मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। अब एक्सीडेंट हुआ है और ईआर में लाया गया है, ठीक है। ही इज़ अनकॉन्शियस है और उसके सर पे डीप स्कैल्प लेसिरेशन है, लस वुंड, ये रखें लस वुंड, लेसिरेशन है सिर्फ, ठीक है। हिज हार्ट रेट इज़ 120 पर मिनट, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ 80/40, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है। एंड रेस्पायरेटरी रेट इज़ 35, रेस्पायरेशन भी ज़्यादा है, ठीक है ना। डिस्पाइट रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 लीटर्स ऑफ हार्टमैन सोल्यूशन उसको दिया गया है, ठीक है। और द पेशेंट्स वाइटल साइंस फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फिर भी सेट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंजरी लाइकली टू एक्सप्लेन दिस पेशेंट्स हाइपोटेंशन, तो इस पेशेंट को हाइपोटेंशन क्यों है ये कह रहा है, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन उसमें है, ऑप्शन में देखो एपिड्यूरल हिमाटोमा, सब ड्यूरल हिमाटोमा, इंट्रापेरेन्काइमल ब्रेन हिमरेज है, बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर और नन ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा जो है ना नन ऑफ द अबव है, ठीक है, ठीक है ना। फिर कहता है कि इन द पेशेंट डिस्क्राइब्ड, इस पेशेंट में हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया जो है ना वो चुपके से हेड इंजरी की वजह से हुआ है कि नहीं बैठना, ये कह रहा है, ठीक है ना। यानी अनक्रिटिकली एट्रीब्यूटेड टू द हेड इंजरी, इसको आप शुड नॉट बी, ठीक है। हाँ, यानी कि खामखा हेड इंजरी पे इल्ज़ाम नहीं दो, क्यों क्या कहता है, क्योंकि दीज फाइंडिंग्स इन द सेटिंग ऑफ ब्लंट ट्रॉमा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, ब्लड ट्रॉमा हुआ है उसको, दीज आर सजेस्टिव ऑफ, ये जो फाइंडिंग्स है ब्लड लॉस एंड हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, दीज आर हाईली सजेस्टिव ऑफ सीरियस थोरेसिक एब्डोमिनल और पेल्विक हेमरेज, ठीक है ना। तो सर पे लेसरेशन देख के आप मिसगाइड नहीं हो कहता है, ठीक है। फिर ये कहता है कि जब भी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है ना, जब भी कोई भी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह अगर राइजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो, यानी हेड इंजरी हो, तो यानी कि अगर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह हेड इंजरी हो तो उस पेशेंट में क्या होता है पता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, जबकि इधर हमारे पास ब्लड प्रेशर लो है, ब्रेडी कार्डिया होता है, हार्ट रेट लो होता है, जबकि हमारे पास इधर हार्ट रेट ज़्यादा है। इसी तरह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, जबकि हमारे पास इधर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से अगर इसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी हेड इंजरी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो रहा होता तो साइंस ये वाले नहीं होते जो इन्होंने बताया, बल्कि साइंस होते ब्लड हाइपरटेंशन होता, ब्रेडिकार्डिया होता और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता, जबकि इधर ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट है ना तो हम सोचेंगे यार देयर इज सीरियस थोरेसिक एब्डोमिनल और पेल्विक हेमरेज हो सकती है इस पेशेंट को। हालांकि हमने 2 लीटर हार्टमैन भी चलाया है फिर भी वाइटल्स ठीक नहीं हो रहे, तो सीरियस थोरेसिक, सीरियस एब्डोमिनल और सीरियस पेल्विक हेमरेज हो सकती है, ठीक है। ठीक है ना। फिर कहता है कि देखिए हेड इंजरी के पेशेंट्स को वो कहता है कि एटीएलएस के हिसाब से एटीएलएस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्रेनियल इंजरीज जो हैं बाकी इंजरीज को भी अलॉन्ग साइड हेड इंजरीज ट्रीट करना चाहिए, कहता है अलॉन्ग साइड, यानी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, यानी ठीक है ना, अलॉन्ग साइड यानी उसी वक्त, ठीक है। इसी तरह अगर इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट हो तो क्या कहता है ये दिस विल कॉम्प्रोमाइज सीएनएस परफ्यूजन, कहता है हर हाल में अगर कार्डियक आउटपुट कम में इनएडिक्वेट है तो हर हाल में सीएनएस परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्रेनियल इंजरी, चाहे हेड इंजरी जैसी भी हो, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी TBI, ठीक है। सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा देखें, अगर इसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में ब्लीडिंग होती है, कहाँ होती है? इन द स्पेस, किस स्पेस में? बिटवीन ड्यूरामेटर एंड द स्कल, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल देखें। अगर ये ड्यूरामेटर है तो ये स्कल है ना, तो ब्लीडिंग कहाँ होती है? इस जगह में होती है, ठीक है, ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल, ब्रेन अंदर होता है ना, एक्स्ट्रा ड्यूरल कहते हैं, ठीक है ना। It often results from acceleration and deceleration trauma or a blow to the side of the head, ठीक है ना, याद रखें ये इंपॉर्टेंट है। ब्लो कहाँ? साइड ऑफ द हेड में, और ये कहाँ? एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन की वजह से होती है, ठीक है ना। Majority of the extradural hematomas occur in temporal region, याद रखें, where skull fractures cause a rupture of the middle meningeal artery, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमास होते हैं जो अक्सर वो टेम्पोरल रीजन में फ्रैक्चर की वजह से होते हैं, जहाँ पे फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है ना वो रप्चर करती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी को, याद रखें। एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमास को इपीड्यूरल हेमाटोमास भी कहते हैं, ठीक है ना, इपीड्यूरल, सही है ना, याद है ना वो से जो फिगर हमने बनाई थी, ठीक है। फीचर्स क्या है एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा के या इपीड्यूरल हिमाटोमा के? रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड सम पेशेंट्स में एग्जिबिट अ लूसिड इंटरवल, ठीक है ना, लूसिड इंटरवल, सही है, ठीक है ना। फिर हमारे पास सब ड्यूरल हिमाटोमा आता है। सब ड्यूरल हिमाटोमा में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है इनटू द आउटर मोस्ट मेनिंजियल लेयर, ठीक है। और याद रखें मोस्ट कॉमनली इट अकर्स अराउंड फ्रंटल लोब्स एंड पैराइटल लोब, इसीलिए हम एफपीएस रशिया वो जनरल याद है, एफपीएस कहते हैं इसको, सब ड्यूरल, एस फॉर सब ड्यूरल, और पी से पैराइटल और एफ से फ्रंटल लोब्स, ठीक है। इट में बी एक्यूट और क्रोनिक, याद रखें। रिस्क फैक्टर्स इसमें अल्कोहलिज्म और ओल्ड एज, दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं किसके? सब ड्यूरल हिमाटोमा के, ठीक है ना। और उसके बाद स्लोअर ऑनसेट होता है इसका एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, ठीक है ना। इसके अलावा देखें अगर सब ड्यूरल हिमाटोमा की वेसल्स जो होती है ना, अगर सेरेब्रल वेन्स की रप्चर हो, इसमें क्या थी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी थी ना, इसमें सेरेब्रल वेन की रप्चर हो तो ठीक है ना, ये हिमाटोमा होता है, इसीलिए वेन से होता है, इसीलिए ये स्लोअर ऑनसेट है। आर्टरी में देखो तो ये फास्ट ऑनसेट है, ठीक है। इसी तरह सब अरेक्नॉइड हिमरेज की बात करें, सब अरेक्नॉइड हिमरेज को हम SA ठीक है ना, सब अरेक्नॉइड हेमरेज यूजुअली अकर स्पॉन्टेनियसली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रप्चर्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। यहाँ पे देखें सब जो अरेक्नॉइड हेमरेज है सेरेब्रल आर्टरीज एंड वेन्स है, ये सेरेब्रल आर्टरीज एंड वेन्स, बेरी एन्यूरिज्म इन द सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। बाकी भी आप रोक के देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज है वो स्पॉन्टेनियस होती है और ये सेरेब्रल आर्टरी और वेन्स की रप्चर की वजह से होती है, स्पेशली सेरेब्रल एन्यूरिज्म इन द सर्कल ऑफ विलस, ठीक है, याद रखें। जो सब ड्यूरल हेमाटोमा है ना ये सेरेब्रल वेन है सिर्फ, इसमें कोई आर्टरी नहीं है, ठीक है। जबकि सब अरेक्नॉइड में सेरेब्रल आर्टरी भी है, सेरेब्रल वेन भी है, स्पेशली बेरी एन्यूरिज्म्स, ठीक है ना। इसी तरह may be seen in with other injuries when a patient has sustained a traumatic brain injury, ठीक है, बस यही है इसके बारे में, ठीक है ना। देखिए प्राइमरी जो ब्रेन इंजरी है ये हो सकती है फोकल हो सकती है, ठीक है ना, और ये डिफ्यूज हो सकती है। फोकल में फिर कंट्यूजन्स और जो हिमाटोमास है, ठीक है ना। हिमाटोमास की बात की जाए तो एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और इंट्रासेरेब्रल जो हिमाटोमास हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर जो कंट्यूजन्स की बात की जाए तो कूप यानी कि एडजेसेंट टू द साइड ऑफ इम्पैक्ट और काउंटर कूप इंजरीज, कंट्रालेटरल टू द साइड ऑफ इम्पैक्ट इंजरीज, ये हो सकती है हमारी फोकल में। डिफ्यूज़ की बात की जाए तो इसमें डिफ्यूज़ एक्सटर्नल इंजरी है DAI, ठीक है, और डिफ्यूज़ एक्सटर्नल इंजरी है, ठीक है ना, ये जो है ठीक है ना, इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ RO, ठीक है, इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल शीयरिंग आफ्टर डिसलरेशन, ठीक है ना, जिसमें फिर क्या होती है? डिसरप्शन होती है और टीयरिंग होती है एक्सॉन्स की, ठीक है ना। इसको डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी कहते हैं, ठीक है ना। देखें जब ट्रामा होता है ना ब्रेन को, ट्रामा जब ब्रेन को होता है तो ब्रेन के जो ऑटो रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्रेन क्या होता है? मोर ससेप्टिबल होता है टू चेंजेस इन ब्लड फ्लो एंड चेंजेस इन ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है, यानी कि हाइपोक्सिया और ब्लड फ्लो चेंजेस के लिए मोर ससेप्टिबल हो जाता है, ठीक है ना, याद रखें। अच्छा इसके अलावा देखें कुशिंग्स रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है ना, कुशिंग्स रिफ्लेक्स क्या मतलब? कुशिंग्स रिफ्लेक्स हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया को कुशिंग्स रिफ्लेक्स कहते हैं। ये अपीयर होता है लेटली, ठीक है ना, और याद रखें ये एक प्री टर्मिनल इवेंट होता है कुशिंग्स रिफ्लेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें आपको प्राइमरी ब्रेन इंजरी और जो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी इसका कंसेप्ट
कंसेप्ट आपको ठीक है ना इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे आइडिया बन रहा है, सही है ना। ठीक है ना, आप देखते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। देखिए जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर ब्रेन इंजरीज के बाद इंट्राक्रैनियल प्रेशर लिथल हद तक बढ़ जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। जब इस दौरान जब पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है थिएटर में, ड्यूरिंग थिएटर की प्रिपरेशन वगैरह के, इस दौरान आप IV मैनिटोल पुश करें या फिर दोनों में से एक IV फिरोसमाइड पुश करें, ठीक है ना। और फिर थिएटर में आप डिसाइड करें कि जो डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा है इसको रिलीव करने के लिए फिर आप डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी करेंगे, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना, याद रखें एक पॉइंट कि जो एक्सप्लोरेटरी बुर होल्स है ना, एक्सप्लोरेटरी बुर होल्स, ये इनकी जो लिटल मैनेजमेंट होती है हमारे मॉडर्न प्रैक्टिस में, ठीक है ना। इसका ये कहता है कि एक्सप्लोरेटरी बुर होल्स हैव लिटल मैनेजमेंट इन मॉडर्न प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट देखें हर जगह में एक्सेप्शन आपको ज़रूर मिलेगी मेडिसिन में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट क्या है, स्कैनिंग जो है मे बी अनअवेलेबल, ठीक है ना, एंड टू दस फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फॉर्मल क्रेनियोटमी फ्लैप, इस सिचुएशन में बुर होल थोड़ी आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। देखें कि जो डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स है ना, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स अगर तो वो ओपन है तो इसकी हम क्या करेंगे, फॉर्मल सर्जिकल रिडक्शन एंड डिब्राइडमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर क्लोज हैं तो हम नॉन ऑपरेटिवली मैनेज करेंगे इफ़ देयर इज़ मिनिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मिनिमल डिस्प्लेसमेंट हो तो हम नॉन ऑपरेटिवली मैनेज करेंगे, किन को, क्लोज्ड डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स को। तो इससे हमें पता चलता है डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स आर टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन की अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्लोज की अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है, ठीक है ना। फिर कहता है कि ICP मॉनिटरिंग, ICP मॉनिटरिंग अगर GCS 3 to 8 है और CT नॉर्मल है तो अप्रोप्रिएट ICP मॉनिटरिंग में रखें। अगर GCS 3 to 8 है और CT एब नॉर्मल है तो फिर मैंडेटरी जो है ना ICP मॉनिटरिंग, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग देखें, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है हेड इंजरी के पेशेंट्स में, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है, मिनिमम ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इन एडल्ट्स 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और मिनिमम ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इन चिल्ड्रन 40 to 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन चिल्ड्रन, ठीक है ना, इन चिल्ड्रन याद रखें, ठीक है ना। अब हम इंटरप्रेट करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्यूपिलरी फाइंडिंग्स इन द हेड इंजरी, ठीक है। देखें इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है, सही है, और इस तरफ हमारे पास प्यूपिल साइज है, फिर लाइट रिस्पॉन्स है और फिर इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। प्यूपिल साइज, लाइट रिस्पॉन्स और इंटरप्रिटेशन, PLI, ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर प्यूपिल साइज की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है अभी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ हम प्यूपिल साइज को कैसे डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रिक्टेड होगा या तो डायलेटेड होगा, अच्छा, या फिर अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो यूनिलेटरली डायलेटेड होगा, अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो या फिर बायलेटरली डायलेटेड होगा, या फिर यूनिलेटरली डायलेटेड होगा या फिर बायलेटरली डायलेटेड होगा, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रिक्टेड भी यूनिलेटरल और बायलेटरल, डायलेटेड भी यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो इस तरह हमारे पास 4 आइटम्स आते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, लेकिन एक एक्स्ट्रा आइटम होता है, वो है हमारे पास टेबल में, वो क्या है, यूनिलेटरली नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे यूनिलेटरली डायलेटेड और करके इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल 5 आइटम्स हैं और ये 5 आइटम्स हमने कहाँ फिट करने हैं, यहाँ पे फिट करने हैं। पहले डायलेटेड है, ठीक है ना, बाद में फिर कंस्ट्रिक्टेड वाले हैं, ठीक है। फिर लाइट रिस्पॉन्स हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर लाइट रिस्पांस में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है ना। स्लगिश और फिक्स्ड लाइट रिस्पांस हो सकता है, क्रॉस रिएक्टिव जिसको मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं वो हो सकता है, प्रिजर्व्ड हो सकता है और डिफिकल्ट टू असेस हो सकता है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 आइटम्स हैं लाइट रिस्पांस में, ठीक है ना। तो ये देखें ये लाइट रिस्पांस, फिर हमारे पास स्लगिश और फिक्स्ड, ठीक है, क्रॉस रिएक्टिव, मार्कस गन जिसको बोलते हैं, मे बी डिफिकल्ट टू असेस, और फिर प्रिजर्व, ठीक है। फिर हम आगे हमारी इंटरप्रिटेशन है, तो ये हम अभी देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखें अगर प्यूपिल साइज यूनिलेटरली डायलेटेड है, ठीक है ना, एक तरफ डायलेटेड है तो, और लाइट रिस्पांस क्या है, स्लगिश और फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उसका लाइट रिस्पांस देखेंगे, लाइट रिस्पांस स्लगिश और फिक्स्ड है, तो इंटरप्रेट क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे थर्ड नर्व कंप्रेशन है, सेकंड ड्यू टू टेंटोरियल हर्निएशन, ठीक है ना। उसके बाद बायलेटरली डायलेटेड है, देखें हम पहले डायलेटेड से स्टार्ट कर रहे हैं फिर कंस्ट्रिक्टेड पे जाएंगे, ठीक है। बायलेटरली डायलेटेड है तो और लाइट रिस्पांस चेक करेंगे, स्लगिश और फिक्स्ड है तो डेफिनेटली पुअर सीएनएस परफ्यूजन और बायलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी आप कहेंगे, ठीक है ना, बायलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी। यहाँ देखें आपको सेकेंडरी टू टेंटोरियल हर्निएशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें यूनिलेटरली डायलेटेड और इक्वल, ठीक है, तो इसको यूनिलेटरली डायलेटेड है ये,
और इक्वल, ठीक है ना। ये देखें तो इसमें लाइट रिस्पांस देखेंगे, क्रॉस रिएक्टिव लाइट रिस्पांस है तो इसको मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्टिक नर्व इंजरी आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी थी जिसको ओक्यूलोमोटर कहते हैं, जबकि यूनिलेटरली डायलेटेड और इक्वल में जो मार्कस गन प्यूपिल है ना, ये ऑप्टिक नर्व इंजरी इंटरप्रेट करेंगे आप इसको, ठीक है ना। उसके बाद कंस्ट्रिक्टेड में आ जाए, बायलेटरली यूनिलेटरली कंस्ट्रिक्टेड पहले पढ़ें, ठीक है। यूनिलेटरली कंस्ट्रिक्टेड पढ़ें तो और अगर लाइट रिस्पॉन्स प्रिजर्व्ड है तो सिंपैथेटिक पाथवे डिसरप्शन है, ठीक है ना। ये देखें यूनिलेटरली कंस्ट्रिक्टेड और लाइट रिस्पांस प्रिजर्व्ड है तो इंटरप्रिटेशन क्या है, सिंपैथेटिक पाथवे डिस्ट्रप्शन है, ठीक है। इसी तरह बायलेटरली कंस्ट्रिक्टेड है तो फिर अगर लाइट रिस्पांस में भी डिफिकल्ट टू असेस इन केस ऑफ बायलेटरली कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। याद रखें इन केस ऑफ बायलेटरली कंस्ट्रिक्टेड लाइट रिस्पांस में भी डिफिकल्ट टू असेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें फिर पॉम याद रखें, पोंटाइन लेयंस, ओपिएट्स और मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है इंटरप्रिटेशन में, ठीक है ना। ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि 42 ईयर्स ओल्ड आदमी है जिसको अपेंडिसाइटिस हुआ पड़ा है, ठीक है, और सर्जरी वार्ड में एडमिटेड है, ठीक है ना। याद रखें उसको हाइपरटेंशन की बीमारी भी है, सोरिएटिक आर्थ्रोपैथी भी है, पोलीमाइल्जिया रोमेटिका भी है। ये 3 बीमारियां हैं जिसके लिए मेडिसिन कौन सी ले रहा है, पैरास्टामोल 1 ग्राम QDS। ये देखें ये डोजेज आप यहाँ से डोजेज भी याद रखें, 1 ग्राम QDS में ले रहा है, कोडीन फॉस्फेट ले रहा है 30 mg QDS, ये भी। जैसे रैमिप्रिल ले रहा है 10 mg OD, ठीक है, ये कैप्टोप्रिल वगैरह की सहेली। इसी तरह मेथोट्रेक्सेट 7.5 पर वीक ले रहा है, और इसी तरह बेंड्रोफ्लोएज़ तो ले रहा है बेंड्रोफ्लोजाइड 2.5 mg OD में ले रहा है, और उसके बाद ठीक है कौन सी ले रहा है, प्रेडिसोलोन 5 mg OD में ले रहा है। तो ज़बरदस्त डोजेज हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद रात को उसकी सर्जरी हो गई अपेंडिक्स के लिए, लेकिन अचानक क्या करता है, एचओ आपको कॉल करती है, एचओ कॉल करती है 2 आवर्स आफ्टर सर्जरी, ठीक है ना, और कहती है कि भाई पेशेंट को पेशेंट इज़ डिलीरियस और हाइपोटेंसिव भी हो रहा है, ठीक है ना। आप आते हैं, आप आके रिपोर्ट चेक करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट चेक करने में आपको देखें नज़र आता है सोडियम 132 है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया है, नॉर्मली 136 टू 145 मिलीमोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। इसी तरह फिर पोटेशियम आप देखते हैं 5.2 मिलीमोल पर लीटर आपको नज़र आ रहा है, और ये नॉर्मल अगर आप बात की जाए तो 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम कितना है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी इतना ही है इसका, और मिलीमोल पर लीटर भी इतना ही है, ठीक है ना, पोटेशियम का। तो ये हाइपर कैलीमिया में जा रहा है पेशेंट। और इसी तरह फिर यूरिया भी 10 मिली मोल है, क्रिएटिनिन 111 है, जबकि क्रिएटिन का नॉर्मल जो है ना 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम पर DL और 53 टू 106 माइक्रो मोल पर लीटर है, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज की बात की जाए, ग्लूकोज देखें तो 3.5 जो है मिलीमोल्स है, और नॉर्मली इसका 3.8 टू 6.1 मिलीमोल्स है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। अब तक क्या हमें नज़र आया, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और हाइपर कैलीमिया हो रहा है, और हाइपर नेट्रीमिया हो रहा है। ये सारी की सारी पिक्चर्स जो नज़र आ रही है ना, ये हमें क्या बताती हैं, एडिसनियन क्राइसिस बताती हैं, ठीक है ना, एडिसनियन क्राइसिस बताती हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब एडिसनियन क्राइसिस की 3 खास बातें हैं, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर कैलीमिया। ये सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर कैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है ना। ठीक है ना। देखें पेशेंट को क्या है, पोलीमाइल्जिया रोमेटिका है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है, स्टीरॉयड्स ले रहा है, ठीक है ना। अब स्टीरॉयड्स वो ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट में जो स्टीरॉयड्स ले रहा है इस तरह की डिजीज़ के लिए, ठीक है, एक्यूट एड्रिनल डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप सर्जरी करें। दूसरे लफ्ज़ों में सर्जरी कैन प्रिसिपिटेट एक्यूट एड्रिनल डेफिशिएंसी, ठीक है ना। अच्छा डायग्नोसिस जो है फर्दर, ठीक है ना, फर्दर डायग्नोसिस कंफर्म हम कैसे कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर कैलीमिया से। हाइपो बीच में हाइपर कैलीमिया GKN, ठीक है ना, याद रखें। एडिसनियन क्राइसिस GKN, हाइपो और हाइपर, ठीक है। ये देखें एडिसनियन क्राइसिस GKN, हाइपो और हाइपर, ठीक है ना। इस तरह आपने याद रखना है एडिसनियन क्राइसिस को, ठीक है। दिस मैन इज इन अर्जेंट नीड ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन, देंगे इसको अर्जेंटली, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए एडिसनियन जो क्राइसिस है इसकी कॉजेज क्या है, इसके कॉजेज है सांस, ठीक है ना, ये देखिए सांस, ठीक है ना। देखें सेप्सिस,
और सर्जरी, ठीक है ना, सेप्सिस या फिर स्लेश सर्जरी, यही हमारा कॉज है यहाँ पे, ठीक है ना। कॉजिंग एन एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ क्रोनिक इंसफिशिएंसी यानी कि एडिसन्स डिजीज़ या फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास एड्रिनल हिमरेज वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम में जो होता है, जिसको हम कहते हैं एफल्पिनेंट मेनिंगोकोक्सीमिया, ठीक है, मेनिंगोकोकस में हमने ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद स्टीरॉयड विड्रॉल में भी ये आता है एडिसनियन क्राइसिस, ठीक है ना, याद रखें। ये तीन है सांस के निमोनिक्स है, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट को समझें कि देखिए क्रोनिक इंसफिशियंसी हो किसी पेशेंट में एडिसनियन सन्स डिजीज़ की वजह से, हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से, तो भी उसके के ऊपर फिर आप सेप्सिस और सर्जरी का स्ट्रेस दें तो भी एडिसनियन क्राइसिस आपको मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी तो ये तो आसान है समझने में, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऐसे पेशेंट की, ठीक है ना। हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे 100 mg IM और IV, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद 6 आवर्ली देना स्टार्ट कर देंगे, 6 आवर्ली, जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg IM और IV देंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना, इनिशियली अचोकाकिडोन ने, इसके बाद 6 आवर्ली देंगे जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होता। 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन देंगे 30 to 60 मिनट्स, या फिर डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं स्पेशली इफ़ हाइपोग्लाइसीमिक है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरोकार्टिसोन हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हाई कोर्टिसोल हो जो होता है ना, इट हैज़ वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइम में हमें जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि जो हाइड्रोकोर्टिसोन की जो ओरल रिप्लेसमेंट है ना, वो आप 24 घंटे के बाद ओरल रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दें। और उसके बाद याद रखें कि इट शुड बी रिड्यूस टू मेंटेनेंस ओवर 3 to 4 डेज, ठीक है ना, रिड्यूस टू मेंटेनेंस डोज ओवर 3 to 4 डेज, सही है ना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 32 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है उसको, और क्लोज अनस्टेबल स्पायरल टिबियल फ्रैक्चर है उसको, ठीक है, क्लोज अनस्टेबल स्पायरल टिबियल फ्रैक्चर है। इंट्रामेडुलरी नेल लगाया गया उसको ऑपरेशन थिएटर में, वापस वार्ड आते हुए उसको इंक्रीजिंग पेन, सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। और फिजिकल एग्जामिनेशन में लेग में सीवियर पेन हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन की डॉक्टर ने तो स्वोलन टेंडर उसका लिम्ब है विद पेन ऑन पेसिव टो की स्ट्रेचिंग, जब पेसिव टो की स्ट्रेचिंग की गई तो टेंडरनेस नजर आई, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है? तो हमारा डायग्नोसिस है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है ना। ठीक है, याद रखें सीवियर पेन होना अगर लेग में, ठीक है ना, यानी कि सीवियर पेन इन लिम्ब, तो ये आपको सस्पिशन होनी चाहिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। स्पेशली कब जब आप टिबियल फ्रैक्चर्स आपको नज़र आए और उन टिबियल फ्रैक्चर्स की क्या हो, फिक्सेशन हुई हो इंट्रामेडुलरी डिवाइसेस डाल के। यानी कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया है, उसका टिबियल फ्रैक्चर है, ठीक है ना, और साथ में उसकी फिक्सेशन है विद इंट्रामेडुलरी डिवाइसेस, ऑपरेशन थिएटर में हो गई है, ठीक है ना, वो नीचे आता है वार्ड की तरफ आते हुए महसूस करता है कि सीवियर पेन है, तो आपको शक होना चाहिए कि भाई इसको कहीं कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं हुआ, ठीक है ना। देखिए जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ये असल में दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेज्ड प्रेशर विद इन एन एनाटॉमिकल स्पेस। याद है ना वो जो सेप्टा ने लेग में बनाए थे, इस तरह के एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे वो सेप्टा, ठीक है। अच्छा, अब इन एनाटॉमिकल स्पेसेस में जब प्रेशर रेज होता है ना, तो क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज परफ्यूजन। जब डेफिनेटली जब प्रेशर रेज होता है तो ब्लड कैसे फ्लो होगा, जब ब्लड कम फ्लो होगा तो आपको पता है इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस इंस्यू करती है, ठीक है ना। याद रखें कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन है दैट कैन अकर आफ्टर फ्रैक्चर्स और आफ्टर इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी इन वेस्कुलर पेशेंट्स, ठीक है। ये दो इसके सिनेरियोज हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के, ठीक है ना। या तो ये फ्रैक्चर्स के बाद में होती है आफ्टर फ्रैक्चर्स, या फिर इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी इन वेस्कुलर पेशेंट्स, ठीक है ना, ये भी याद रखें, ठीक है। और फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो 2 मेन फ्रैक्चर्स जो कैरिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम एज कॉम्प्लिकेशन आर टिबियल फ्रैक्चर्स फेमस फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ये भी फेमस है किसके लिए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू बार बार पहले भी आया है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो 4 P's हैं, ठीक है ना। ये देखें 4 P, सबसे पहले पेन ऑन मूवमेंट, इवन ऑन पेसिव मूवमेंट नजर आएगा पेन आपको, सीवियर पेन, ठीक है। इसके अलावा पैरास्थीसिया नजर आएगी, पेलर होगा, ठीक है, डेफिनेटली आर्टीरियल कंप्रोमाइज है, और इसी तरह पैरालिसिस हो सकता है मसल ग्रुप का, डेफिनेटली जब सेप्टा है। अब अगर इस एरिया का कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है तो ये मसल ग्रुप्स पैरालाइज करेंगे, बाकी तो ठीक रहेंगे ना, ठीक है ना। इसी तरह जो नेक्रोसिस होती है ना,
ये नेक्रोसिस होती है वेस्कुलर कंप्रोमाइज़ की वजह से, ठीक है ना, होती है। इसीलिए जो मेन आर्टीरियल पल्स है वो तो स्टिल कैन बी फेल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेन आर्टीरियल पल्स ऐसे ऊपर से फीमोरल आर्टरी आ रही है, अब फीमोरल आर्टरी के से फिर आ रहे हैं आपको देखो टिबियल आर्टरी, कॉमन पेरोनियल एटीसी, ठीक है ना। अब कॉमन पेरो जो टिबियल पल्स है वो तो ऐसे चल रही होगी ना। अब टीबीएल से जो पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स वगैरह जा रहे हैं वो अगर फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन टिबियल आपको जो पल्स है वो आपको नज़र आएगी, ठीक है, वो आपको एग्जैक्टली महसूस होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स की बात करें या फिर उसके फिर मज़ीद छोटे जो वेसल्स हैं उनके कंप्रोमाइज़ की वजह से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि माइक्रोवेस्कुलेचर कंप्रोमाइज़ होता है इसमें, इसलिए मेन आर्टीरियल पल्स स्टिल कैन बी फेल्ट, ओके, ठीक है ना। तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है ना। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम की? इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर स्मेयर करेंगे। अगर 20 तक जो है ना, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया 20 तक है तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है ना, एबनॉर्मल प्रेशर है। 40 तक है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो फिर ये तो फिर डायग्नोस्टिक ही होगा, ठीक है ना। इवन 20 भी एबनॉर्मल है लेकिन 40 तो डायग्नोस्टिक हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट है ना, याद रखें सबसे पहले जो मसल ग्रुप्स है ना इसमें जो कंपार्टमेंट के, दे कैन डाई, उनकी डेथ हो जाती है 4 to 6 आवर्स में। इसलिए प्रॉम्प्ट एंड एक्सटेंसिव फेशियोटोमीज की ज़रूरत पड़ती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, ठीक है ना। इन द लोअर लिम्ब स्पेशली देखें, अगर इनएक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर हो तो वो क्या करता है, डीप मसल्स को सही तरीके से डिकम्प्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो स्मॉलर इंसिजन्स देता है। इन स्मॉलर इंसिजन्स से फिर डीप मसल्स सही तरीके से डिकम्प्रेस नहीं हो पाते और इनकी डेथ होने का खतरा होता है इन ग्रुप ऑफ मसल्स का। उसके बाद नेक्रोसिस और फिर गैंग्रीन, आपको पता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक बार अगर आप फेशियोटोमीज कर रहे होते हैं ना तो क्या होता है, मायोग्लोबिन हो सकता है नहीं, हो जाता है मायोग्लोबिन, और ये मायोग्लोबिन टॉक्सिक होता है किडनी के लिए और ये रीनल फेलियर करा सकता है। इसीलिए आप ऐसे पेशेंट्स को फेशियोटोमी के साथ एक्सटेंसिव आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, एक्सटेंसिव आईवी फ्लूइड थेरेपी साथ में देंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखें, अगर फेशियोटोमी के दौरान अगर आपको लग रहा है कि जो मसल ग्रुप्स हैं, जो मसल्स हैं वो फेयरली नेक्रोटिक हो गए हैं, ठीक है ना, गैंग्रीनस और नेक्रोटिक हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिब्राइड कर सकते हैं उनको और एम्पुटेशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। डिब्राइडमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, और एम्पुटेशन के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। तो एम्पुटेशन के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। क्यों सोचेंगे? क्योंकि जब फेशियोटोमी आप कर रहे होंगे उस वक्त मसल आपको नज़र